इस बीच पर लोग मिनटों में बूढ़े हो जाते हैं। ये परिवार छुट्टियां मनाने एक ऐसे बीच पर पहुंचता है जहां लोगों की उम्र अचानक इतनी तेजी से बढ़ने लगती है कि कुछ ही घंटों में बच्चे जवान और जवान बूढ़े हो जाते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि ये बस एक खूबसूरत सुनसान जगह है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि यहाँ समय सामान्य तरीके से नहीं चल रहा और अगर वे यहाँ से बाहर नहीं निकले तो कुछ ही घंटों में उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बीच पर ऐसा हो क्यों रहा है। कहानी शुरू होती है गाय और प्रिस्का से, जो अपने 2 बच्चों ट्रेंट और मैडॉक्स के साथ छुट्टियां मनाने एक शानदार रिसोर्ट में पहुंचे हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन असल में उनकी शादी टूटने के कगार पर है। दोनों ने तय कर लिया है कि इस ट्रिप के बाद वे बच्चों को तलाक के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी वे सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों की छुट्टियां खराब ना हो। रिसोर्ट में ट्रेंट की एक आदत है कि वह हर नए इंसान से उनका नाम और काम पूछता है और उन्हें याद रखने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात मेहमानों से होती है जो आगे चलकर उसी बीच पर जाने वाले होते हैं। उनमें एक सर्जन चार्ल्स है जो अपनी पत्नी क्रिस्टल, अपनी छोटी बेटी कारा और अपनी बुजुर्ग माँ एग्नेस के साथ आया है। वहीं एक और महिला भी है जिसका नाम पेट्रिशिया है और उसे मिर्गी की बीमारी है और उसके साथ उसका पति जेरिन भी मौजूद है। इसी बीच रिसोर्ट में एक छोटा लड़का भी है जिसका नाम इडलिब है और वह रिसोर्ट मैनेजर का रिश्तेदार है। ट्रेंट उससे दोस्ती कर लेता है। इडलिब उसे एक खास कोड दिखाता है जिससे छुपे हुए मैसेज समझे जा सकते हैं और वह ट्रेंट को एक कागज पर एक कोड लिख कर देता है जिसे ट्रेंट उस समय समझ नहीं पाता। उसी दिन रिसोर्ट में एक और छोटी घटना होती है। पेट्रिशिया को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ता है और लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स एक डॉक्टर होने के नाते उसकी मदद करता है, जबकि उसका पति जेरिन भी उसे संभालने की कोशिश करता है। अगले दिन रिसोर्ट का मैनेजर कुछ चुनिंदा मेहमानों को एक खास और छुपे हुए बीच पर जाने का सुझाव देता है। वह कहता है कि यह जगह बहुत खास है और बहुत कम लोग वहां जाते हैं। संयोग से वही लोग चुने जाते हैं जिनके बारे में ट्रेंट पहले ही जान चुका होता है, गाय का परिवार और चार्ल्स का परिवार। अब सभी को एक वैन में बैठाकर जंगल के रास्ते उस बीच तक ले जाया जाता है। वैन चलाने वाला ड्राइवर रास्ते में ज्यादा बात नहीं करता। जब वे चट्टानों के पास पहुंचते हैं तो ड्राइवर उन्हें नीचे जाने से पहले ढेर सारा खाना और सामान दे देता है, इतना ज्यादा कि चार्ल्स भी हैरान होकर कहता है कि इतनी कम लोगों के लिए यह खाना बहुत ज्यादा है। चार्ल्स ड्राइवर से कहता है कि इतना सामान है और हमारे साथ बच्चे भी हैं, क्या तुम मदद कर सकते हो सामान बीच तक ले जाने? लेकिन ड्राइवर साफ कह देता है कि उसे अभी कुछ काम है और वो मदद नहीं कर पाएगा, पर यह सिर्फ एक छोटा सा वॉक है। इसके बाद वे सभी चट्टानों के बीच बने रास्ते से नीचे उतरते हैं और उनके सामने एक बेहद खूबसूरत बीच दिखाई देता है। चारों तरफ ऊंची चट्टानें हैं और ऐसा लगता है जैसे यह जगह दुनिया से पूरी तरह कट चुकी हो। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। बच्चे पानी में खेलने लगते हैं, बड़े लोग आराम से बैठकर बातें करते हैं। तभी मैडॉक्स पहचानती है कि वहां मौजूद रैपर वही मिड साइज सेडान है जिसे उसने पहले रिसोर्ट में देखा था। अब बच्चे पानी में खेलने लगते हैं। तभी अचानक समुद्र की लहरों के साथ एक लाश ट्रेंट के पास आकर रुक गई है। वह घबराकर सबको बुलाता है और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं। रैपर बताता है कि यह तैरने गई थी और उसे नहीं पता कि क्या हुआ है। उसके नाक से खून बहने लगता है। अब माहौल अचानक बदल जाता है। चार्ल्स तुरंत शक करने लगता है कि शायद रैपर ने ही उसे मारा है, लेकिन मिड साइजेस सेडान कहता है कि वह सिर्फ तैरने गई थी और वापस नहीं आई। चार्ल्स अपने फोन से रिसोर्ट में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल लगती ही नहीं। सिग्नल बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। अभी वे इस सदमे से उबर भी नहीं पाते कि थोड़ी देर बाद 2 और लोग चट्टानों के रास्ते नीचे आते हुए दिखाई देते हैं। यह जेरिन और पेट्रिशिया होते हैं। वो ये सब देखकर घबरा जाते हैं। जेरिन कहता है कि मैं उसी रास्ते से वापस जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ से हम आए थे, वहाँ सिग्नल होगा। कुछ ही समय में हमें जेरिन बेहोश दिखता है। बाकी लोग हमसे उठते हैं। वो बोलता है कि उसे सर पे प्रेशर फील हुआ। तभी एक और अजीब घटना होती है। क्रिस्टल चार्ल्स को बुलाती है ये कह के कि उसकी माँ को कुछ हो रहा है। चार्ल्स की बुजुर्ग माँ एग्नेस अचानक सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगती है। कुछ ही मिनटों में उसकी हालत तेजी से बिगड़ जाती है और वह वहीं सबके सामने दम तोड़ देती है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। अब धीरे धीरे सबके सामने एक और डरावनी बात साफ होने लगती है कि यहाँ मौजूद लगभग हर इंसान किसी न किसी मेडिकल कंडीशन के साथ आया है। थोड़ी देर बाद जब जरीन और पेट्रिशिया ट्रेंट और मैडॉक्स से बात कर रहे होते हैं, तब ट्रेंट उन्हें उनका नाम और काम पूछता है। जरीन बताता है कि वो नर्स है और उसकी बीवी पेट्रिशिया साइकोलॉजिस्ट है। तब जरीन बोलता है कि मैं अब तुम्हारी उम्र गैस करूंगा, तुम 11 साल के हो। ट्रेंट बोलता है कि वो सिर्फ 6 साल का है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि बच्चा मजाक कर रहा है। तब मैडॉक्स बोलती है कि ये सच में 6 साल का हूँ और मैं 11 साल का हूँ। जेरिन उनकी बात नहीं मानता, पर यह टॉपिक वही बंद करता है मजाक समझ के। फिर वहाँ प्रिस्का आती है और उन्हें पूछती है, क्या आपने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? दोनों कंफ्यूज होते हैं। पेट्रिशिया कहती है कि यही सामने तो है आपके बच्चे। दोनों बच्चे कहते हैं, हम यही हैं। प्रिस्का उन्हें देखती रहती है। उसके होश उड़ जाते हैं। दोनों बच्चे अचानक पहले से कई साल बड़े दिखने लगे हैं। उनकी लंबाई बढ़ चुकी है, चेहरे बदल गए हैं और उनकी आवाज भी अलग हो चुकी है। तभी गाय वहां आता है। बच्चे पूछते हैं कि आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या हुआ?
गाय अपनी घड़ी देखता है और समझता है कि वे लोग इस बीच पर आए अभी मुश्किल से आधा घंटा हुआ है, लेकिन बच्चों का शरीर ऐसे बदल चुका है जैसे कई साल गुजर गए हों। अब धीरे धीरे सबको एहसास होने लगता है कि इस जगह पर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। दोनों बच्चे डर जाते हैं और पूछने लगते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। माहौल पहले से ही भारी हो चुका होता है। इसी बीच रैपर वहां से भागता है और चार्ल्स उसे देख लेता है। वो उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है, लेकिन थोड़ी देर में दोनों वापस बीच पर मिलते हैं। वो भी ब्लैकआउट हो गए थे। सब लोग दो हिस्सों में बांट कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर हर बार ब्लैकआउट होकर बीच पर वापस पहुंच जाते हैं। अब उन्हें समझ आने लगता है कि चट्टानों के आसपास कोई अजीब सा प्रभाव है जो दिमाग को प्रभावित कर रहा है, और शायद इसी वजह से वे इस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तभी माहौल अचानक और खतरनाक हो जाता है जब चार्ल्स गुस्से में आकर मिड साइड सेडान पर चाकू से हमला कर देता है, क्योंकि उसे अब भी शक होता है कि उसी ने उस लड़की को मारा है। चाकू उसकी गाल पर कट लगा देता है और सब लोग डर जाते हैं, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में सब एक और अजीब चीज देखते हैं। उसके गाल पर लगा घाव बहुत तेजी से भरने लगता है और कुछ ही पलों में लगभग गायब हो जाता है। यह देखकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। रैपर घबराकर कहता है कि उसने सच में कुछ नहीं किया। वह लड़की पहले से बीमार थी और वह खुद भी बीमार है, इसलिए वे दोनों बस अपनी बीमारी के बारे में बात करने लगे थे और दोस्त बन गए थे। इसी दौरान प्रिस्का को पेट में तेज दर्द महसूस होने लगता है, क्योंकि उसके शरीर में पहले से मौजूद ट्यूमर भी तेजी से बढ़ रहा होता है। चार्ल्स एक सर्जन है, इसलिए वह तुरंत फैसला करता है कि अगर ट्यूमर अभी नहीं निकाला गया तो प्रिस्का की जान खतरे में पड़ सकती है। समय तेजी से गुजर रहा है, इसीलिए वे लोग बीच पर ही एक अस्थायी ऑपरेशन करने का फैसला करते हैं। गाय और बाकी लोग किसी तरह चार्ल्स की मदद करते हैं और चार्ल्स बेहद मुश्किल हालात में भी प्रिस्का का ट्यूमर निकाल देता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि कम से कम यह खतरा टल गया है। तभी जब रैपर उस महिला की लाश को दोबारा देखता है तो घबरा जाता है, क्योंकि कुछ ही घंटों में उसका शरीर लगभग पूरी तरह सड़ चुका है और अब सिर्फ हड्डियां बची हैं। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब साफ हो चुका है कि इस बीच पर समय बहुत ही असामान्य स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब हर कोई अपनी अपनी थ्योरी देने लगता है। इसी बीच समय तेजी से आगे बढ़ता रहता है और बच्चों के शरीर में बदलाव जारी रहते हैं। ट्रेंट और कारा अब लगभग टीनेज दिखाई देने लगे हैं। दोनों खुद भी घबराए हुए होते हैं, क्योंकि उनका शरीर और दिमाग दोनों तेजी से बदल रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों अकेले में बात करने के लिए चट्टानों के पीछे चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब वे वापस आते हैं तो सब देखते हैं कि कारा का पेट अचानक बड़ा दिखाई देने लगा है। सबको समझ आता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह बात सभी को झकझोर कर रख देती है, क्योंकि कुछ ही समय पहले वह एक छोटी बच्ची थी, लेकिन यहाँ समय इतनी तेजी से गुजर रहा है कि उसका शरीर भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ चुका है। अब उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है और कुछ ही मिनटों में उसे लेबर शुरू हो जाती है। गाय और प्रिस्का किसी तरह उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और बहुत जल्दी वह एक बच्चे को जन्म देती है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक बच्चा रोना बंद कर देता है। कुछ पल तक किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। फिर गाय धीरे से कहता है कि शायद बच्चे का ध्यान नहीं रखा गया और इतनी तेजी से गुजरते समय की वजह से वह मर गया। यह सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि एक नई जिंदगी कुछ ही पलों में खत्म हो गई। सब दुखी बैठे होते हैं और तभी पैट्रिशिया दूर देखते हुए चिल्लाती है, चार्ल्स बेरहमी से रैपर को चाकू से मार रहा है। सब बहुत घबरा के उसकी तरफ भागते हैं और धीरे से चार्ल्स के पास से चाकू ले लेते हैं। जेरिन रैपर को चेक करता है और बताता है कि वो मर चुका है। इस बीच डर और निराशा बढ़ती जा रही होती है। उनके पासपोर्ट भी होटल में होते हैं और अब जेरिन कहता है कि वह समुद्र में तैरकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह पहले एक अच्छा तैराक रह चुका है। वह पानी में दूर तक तैरकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन काफी समय बाद जब मैडॉक्स समुद्र के पास होती है तो उसे पानी में एक लाश तैरती हुई दिखाई देती है। यह जेरिन का शरीर होता है, जो बाहर निकलने की कोशिश में बेहोश होकर डूब गया था। उन्हें पता लगता है कि वो बेहोश होकर मर गया, और इसका मतलब है कि रैपर ने सच में उस महिला को नहीं मारा था। अब ये रास्ता भी बंद हो चुका है और वो स्विम करके भी बाहर नहीं जा सकते। इसी बीच चार्ल्स की बेटी कारा घबराकर चट्टानों पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि शायद ऊपर पहुंचकर वह इस जगह से निकल पाएगी, लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ती है उसे तेज चक्कर आने लगते हैं और कुछ ही पल बाद वह संतुलन खोकर नीचे गिर जाती है। गिरने से उसकी वहीं मौत हो जाती है और यह देखकर ट्रेंट पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि कुछ ही घंटों में उसने अपनी दोस्त और अपने बच्चे दोनों को खो दिया होता है। अब धीरे धीरे रात होने लगती है और समय अब भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है। चारों तरफ सन्नाटा है और बचे हुए लोग तेजी से बूढ़े होते जा रहे हैं। पैट्रिशिया कहती है कि अब वो इस बीच पर नहीं रुकेगी और तैरकर बाहर निकलेगी, लेकिन जाने से पहले उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। इस बार उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और कुछ ही देर में वह वहीं मर जाती है। थोड़ा वक्त गुजरता है। गाय की आंखों की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी है और प्रिस्का भी बहुत कमजोर हो चुकी होती है। दोनों समुद्र के किनारे बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं और गाय मानता है कि उसने हमेशा उससे प्यार किया था और काश उसने पहले यह बात समझी होती। तभी गाय को डर से कोई आता हुआ दिखता है, पर उसे सब धुंधला दिख रहा है और वो समझ नहीं पाता ये कौन है। वो प्रिस्का को बताता है कि कोई आ रहा है। वो पूछता है कि ये कौन है, लेकिन बड़ी उम्र के कारण से प्रिस्का की सुनवाई कम हो चुकी थी
और उसके गाय की आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देती। चार्ल्स अब पूरी तरह पागल हो चुका होता है और चाकू लेकर गाय और प्रिस्का पर हमला करने लगता है। प्रिस्का तुरंत ट्रेंट और मैडॉक्स से कहती है कि वे दोनों कहीं छिप जाएं। दोनों बच्चे भागकर पास की गुफा में चले जाते हैं, जहां उन्हें चार्ल्स की पत्नी क्रिस्टल दिखाई देती है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है क्योंकि कैल्शियम की कमी की बीमारी की वजह से उसकी हड्डियां तेजी से टूट रही होती हैं और फिर गलत तरीके से जुड़ रही होती हैं। वह दर्द से तड़प रही होती है और बच्चों से बार बार कहती है कि वे उसकी तरफ मत देखें। कुछ ही पलों में उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है और आखिरकार वह वहीं मर जाती है। बाहर प्रिस्का चार्ल्स से खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है और वह पास पड़ा एक जंग लगा चाकू उठाकर चार्ल्स को घायल कर देती है। इस जगह पर समय इतनी तेजी से गुजर रहा होता है कि जंग लगे चाकू का संक्रमण भी उसके शरीर में बहुत तेजी से फैल जाता है और थोड़ी ही देर में चार्ल्स की भी मौत हो जाती है। चार्ल्स की मौत के बाद इस बीच पर अब सिर्फ गाय, प्रिस्का, ट्रेंट और मैडॉक्स ही बचे होते हैं। समय अब भी उसी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और सबके शरीर पर बुढ़ापे का असर साफ दिखाई देने लगता है। चारों लोग समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं क्योंकि अब उनमें चलने की भी ताकत नहीं बची होती। गाय की याददाश्त कमजोर होने लगती है। प्रिस्का भी उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों कुछ देर चुपचाप समुद्र की तरफ देखते रहते हैं। थोड़ी ही देर बाद गाय वहीं बैठे बैठे दम तोड़ देता है और कुछ ही पल बाद प्रिस्का भी उसके पास गिरकर मर जाती है। ट्रेंट और मैडॉक्स अपने माता पिता को खो देने के बाद कुछ देर तक वहीं बैठे रहते हैं क्योंकि अब वे पूरी तरह अकेले रह गए होते हैं। दोनों दुखी होते हैं कि उनके माता पिता की पूरी जिंदगी इसी बीच पर खत्म हो गई। रात बीत जाती है और अगली सुबह तक दोनों की उम्र भी काफी आगे बढ़ चुकी होती है। अब वे लगभग 50 साल के दिखाई देते हैं। तभी ट्रेंट को अचानक इडलिब की दी हुई वह पर्ची याद आती है जिस पर एक कोड लिखा हुआ था। वह मैडॉक्स से कहता है जब वो छोटा था तब ये कोड समझ नहीं पाया था, शायद अब जब वह बड़ा हो चुका है तो वह उस कोड को समझ सकता है। वह अपने बैग के पास जाता है और उसमें से वह कागज निकालता है जिस पर इडलिब ने वह कोड लिखा था। वह कुछ देर तक उस कागज को देखता रहता है और चुपचाप सोचता रहता है। मैडॉक्स उसे देखती है और पूछती है कि क्या हुआ, उस पर क्या लिखा है। ट्रेंट पहले कुछ नहीं बोलता, बस कागज को ध्यान से देखता रहता है जैसे वह उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह धीरे से कागज मैडॉक्स को दिखाता है। उसने आखिरकार वह कोड समझ लिया होता है। उस कागज पर लिखा होता है कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। उसी पल दोनों को समझ आता है कि इडलिब ने उन्हें कोई इशारा दिया था। अब ट्रेंट और मैडॉक्स समुद्र के किनारे जाकर उन कोरल को ध्यान से देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोरल के बीच से तैरकर निकलने पर चट्टानों का असर कम हो सकता है। यह उनकी आखिरी उम्मीद होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फैसला करते हैं कि उन्हें कोशिश करनी ही होगी। वे समुद्र में कूदते हैं और कोरल के बीच से तैरते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। शुरुआत में उन्हें वही चक्कर आने लगते हैं जो चट्टानों के पास आते ही होते थे, लेकिन वे रुकते नहीं। कुछ सेकंड बाद उन्हें महसूस होता है कि चक्कर कम हो रहे हैं और वे धीरे धीरे चट्टानों के उस पार निकल आते हैं। दूसरी तरफ उसी समय वह ड्राइवर जो उन्हें बीच तक छोड़कर गया था, चट्टानों के ऊपर से दूरबीन से बीच को देख रहा होता है। उसे लगता है कि वहां मौजूद सभी लोग मर चुके हैं क्योंकि उसने ट्रेंट और मैडॉक्स को पानी में कूदते हुए देखा था और वह समझता है कि वे भी बच नहीं पाए होंगे। वह मैनेजर को बताता है कि सब मर चुके हैं। कॉल पे मैनेजर उसे बोलता है कि खबर पक्की होनी चाहिए, हम दोबारा गलती नहीं कर सकते, हम फंस जाएंगे। वो ड्राइवर बताता है कि खबर पक्की है, वो दोनों डूब चुके हैं। मैनेजर सबको बताता है कि ट्रायल ग्रुप 73 भी खत्म हो गया है और सभी सब्जेक्ट मर चुके हैं। वह सभी से कहता है कि 2 मिनट का मौन रखा जाए। कमरे में मौजूद सभी वैज्ञानिक कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक खुशखबरी सुनाता है। वह बताता है कि उस ग्रुप में मौजूद पेट्रिशिया नाम की मरीज को पूरी जिंदगी मिर्गी के दौरे आते रहे थे और कोई इलाज काम नहीं कर रहा था, लेकिन जिस दवा का टेस्ट किया गया था उसकी वजह से उसे 8 घंटे से ज्यादा समय तक कोई दौरा नहीं पड़ा। इस बीच पर 8 घंटे का मतलब लगभग 16 साल होता है, यानी उन्होंने मिर्गी का इलाज खोज लिया है और अब वे इस दवा को दुनिया के साथ शेयर कर सकेंगे। यह सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। मैनेजर कहता है कि यह बीज किसी वजह से मौजूद है और इसकी मदद से वे एक दिन में वह सब टेस्ट कर सकते हैं जिसके लिए सामान्य दुनिया में पूरी जिंदगी लग जाती है। वह यह भी कहता है कि अभी बहुत काम बाकी है। इसके तुरंत बाद सीन कट होता है। कोई अनजान व्यक्ति एक आदमी से पूछता है कि क्या वह पुलिस अधिकारी है। आदमी हाँ में जवाब देता है। तभी वह व्यक्ति उसके हाथ में एक नोटबुक देता है। सीन रिसोर्ट पे कट होता है जहां मैनेजर नए मेहमानों का स्वागत करता है। अचानक वेलकम ड्रिंक गिरती है और जब स्टाफ नई ड्रिंक अरेंज करने की बात करता है, कुछ लोग मेहमानों को बोलते हैं ये ड्रिंक ना पीने में ही आपकी भलाई है। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि मैडॉक्स और ट्रेंट होते हैं। दोनों पानी से सुरक्षित बाहर आ चुके थे। वो अधिकारियों को पूरी कहानी बताते हैं और ट्रेंट वह नोटबुक भी दिखाता है जो उसे बीच पर मिली थी। इस नोटबुक में बीच पे आए लोगों के नाम और मेडिकल कंडीशन लिखे हुए थे। दरअसल ट्रेंट ने बचपन में रिसोर्ट में जिस आदमी से उसका काम पूछा था वह आदमी पुलिस अधिकारी था। ट्रेंट को ये बात याद थी और बीच से निकलकर वो उसी आदमी के पास गया था। नोटबुक में लिखी जानकारी और उनकी कहानी सुनकर जांच में पता चलता है कि यह पूरा रिसोर्ट असल में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम कर रहा था और उस रहस्यमयी बीज का इस्तेमाल इंसानों पर दवाइयों के लंबे असर को जल्दी देखने के लिए किया जा रहा था। जहां सामान्य दुनिया में किसी दवा के असर को समझने में कई साल लगते हैं, वहीं उस बीज पर कुछ ही घंटों में इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती थी। इसलिए वैज्ञानिक वहां बैठकर दवाइयों के असर को रिकॉर्ड करते थे।
वो जानबूझ के ऐसे मेहमानों को विज्ञापन दिखा के ऑफर देते हैं जिन्हें बीमारियां हो, उन्हें रिजॉर्ट पे इनवाइट करते हैं और उन्हें वेलकम ड्रिंक के नाम पर दवाइयां देते हैं टेस्ट करने। ये रिसोर्ट बिना बताए और बिना किसी को पता चले अपने गेस्ट पर ह्यूमन ट्रायल कर रहे थे। लेकिन इस बार उनकी योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई क्योंकि ट्रेंट और मैडॉक्स जिंदा बच गए थे। उनकी गवाही और नोटबुक के सबूतों की वजह से पुलिस रिसोर्ट पर छापा मारती है, सारे रिकॉर्ड जब्त किए जाते हैं और इस खतरनाक प्रयोग में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह कई सालों से चल रहा वह भयानक प्रयोग आखिरकार खत्म हो जाता है। वो पुलिस अधिकारी ट्रेंट और मैडॉक्स को एयरपोर्ट ड्रॉप करता है और ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।